स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलें हम चर्चा की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण, पहला इसका गुण है प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है। दूसरा गुण है इसका प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा गुण है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। चौथा गुण है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है, 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है? इस नियम को चित्र की सहायता से लिखिए। इसका उत्तर है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम निम्न प्रकार से हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। चित्र में दे सकते हैं M1 M2 एक समतल दर्पण है, O आपतन बिंदु है, AO आपतित किरण है, OB परावर्तित किरण है, अभिलंब NO है, तीनों एक ही तल में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको किरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? इसका उत्तर है जल का अपवर्तनांक 1.33, मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक 1.44 तथा तारपीन तेल का अपवर्तनांक 1.47 होता है। स्पष्ट है कि पानी का अपवर्तनांक सबसे कम है, अतः पानी में प्रकाश का वेग मिट्टी के तेल तथा तारपीन के तेल से अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? इसका उत्तर है वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतीत होती है। इसे वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग। इसका पहला उपयोग है समांतर टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तीसरा इसका उपयोग है इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। चौथा इसका उपयोग है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग। पहला इसका उपयोग है उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। दूसरा इसका उपयोग दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में क्यों वरीयता क्यों देते हैं? इसका उत्तर है उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, साथ ही इनका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। सामान्यतः इसे m से दर्शाया जाता है। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई बराबर h डैश बटे h। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, बिंब की ऊंचाई h। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यदि m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 होता है। प्लस साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है, प्लस 1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर। यदि m बराबर पॉजिटिव और m लेस देन 1 तो दर्पण उत्तल होता है। यदि m बराबर पॉजिटिव और m ग्रेटर देन 1 तो दर्पण अवतल होता है। आगे बढ़ते हैं। बीम की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दर्पण का सूत्र देखते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1f। v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, e बराबर बीम की दूरी, f बराबर फोकस की दूरी है। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। चित्र में देखते हैं, देख सकते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर यह अभिलंब से दूर हट जाती है। गोलीय लेंस दो लेंसों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होता है, गोलीय है, लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है, जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, यह गोलीय लेंस का उत्तल लेंस का चित्र है। अवतल लेंस या बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। चित्र में देखते हैं अवतल लेंस का चित्र इस प्रकार होता है। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं?
समतल दर्पण कांच के उस समतल को कहते हैं जिसके दूसरी ओर चांदी की पॉलिश कर चमकीली बना दी जाती है एवं इसे संरक्षित करने के लिए लाल पेंट लगाया जाता है। चलते देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। यह समतल दर्पण है, इसके सामने ए भी एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब पीछे दर्पण की ओर बनता है। ए डैश बी डैश, यू क्या है, बीम की दूरी है, बी है प्रतिबिंब की दूरी, कोण है आपतन कोण है, कोण परावर्तन कोण हुआ। आभासी एवं सीधा होता है इसमें प्रतिबिंब। दूसरा इसका होता है प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तन मतलब होता है इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है। चित्र में देख सकते हैं इसका वक्रित जो है बाहर की ओर पृष्ठ है जो बाहर की ओर वक्रित है। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण में समानता प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। यह गोलीय दर्पण चित्र को आप देख सकते हैं। ध्रुव के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को पी अक्षर से निरूपित करते हैं। पी क्या है, दर्पण का ध्रुव हुआ। चित्र में देख सकते हैं आप। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। देख सकते हैं मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर लंब होता है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय केंद्र का दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। सी जो है वक्रता केंद्र है गोलीय दर्पण का। आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिसे गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर आर से निरूपित किया जाता है। जैसे आर जो है वक्रता त्रिज्या है गोलीय दर्पण का। द्वारक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण के द्वारक कहलाता है। इसे एम से दर्शाया जाता है। चित्र में एम से दर्शाया गया है। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्ती किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आते हुए महसूस होते हैं, यह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। चित्र में देखते हैं एफ क्या है, मुख्य फोकस है। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर एफ से सूचित किया जाता है। देखिए एफ क्या है, छोटा एफ जो है मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी एफ है। इसे फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के अंदर की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। इसका देखिए वक्रित गोले के अंदर है, इसका वक्रित पृष्ठ है इसलिए यह अवतल दर्पण है। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। आगे गति है। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1p बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। इसे डी से निरूपित करते हैं। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसका फोकस दूरी 1 मीटर हो। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए एवं अपवर्तन के नियम लिखिए। इसका उत्तर अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले धरातल पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। आइए चित्र से समझते हैं। पहले चित्र को देखते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। देख रहे चित्र में आपतित किरण अपवर्तित किरण जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देख रहे चित्र में अभिलंब की ओर आ गई। परंतु जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से चित्र दूर भाग जाती है। चित्र में देख सकते हैं आपतित किरण अपवर्तित किरण। यह क्या है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम तो वो अभिलंब से देखते हैं चित्र में दूर भाग गई है। आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन के नियम। पहला नियम है प्रथम नियम। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन की ज्या का अनुपात निश्चित रहता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। यह दर्पण या अपवर्तन का दूसरा नियम है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध बताइए।
उत्तर इसका किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है, अर्थात r बराबर 2 है, इसलिए f बराबर 1/2r होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। दूसरा इसका उदाहरण पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। आगे बढ़ते हैं, गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होता है। चौथा है इसका उदाहरण कागज़ पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे प्रतीत होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर